जय हिंद फ्रेंड्स, माई सेल्फ अर्जुन सिंह। तो यार आज हम बात करेंगे आपके ज्वाइनिंग लेटर के साथ जो डॉक्यूमेंट्स आए हैं उनको कैसे फिलअप करें, क्या उनका प्रोसीजर रहेगा, जो उसके साथ में अटेस्टेशन सर्टिफिकेट है वो कैसे अटेस्ट कराएं, कहाँ करवाएं और कौन उनको अटेस्ट करेगा। ठीक है, वो पूरा प्रोसीजर मैं इसमें आपको बताऊँगा और मैं इसमें बिल्कुल प्रैक्टिकली बताऊँगा, स्टेप टू स्टेप और पॉइंट टू पॉइंट लेकर चलेंगे जिससे आपका फॉर्म जो है गलत ना हो। ठीक है, तो जैसे जैसे मैं आपको बताता हूँ उस तरीके से उसको फॉलो करना है और अपने फॉर्म को फिलअप करना है। ठीक है, तो ये एक आपकी पीडीएफ्स के प्रिंट निकलवा के लाया हूँ मैं जो है। तो चलो इसमें शुरू करते हैं। देखो ये थोड़ा सा मतलब क्लियर नहीं है तो थोड़ा मैनेज कर लेना। ठीक है, तो लेकिन जहाँ जहाँ ऐसे डाउट होंगे ना तो फिर मैं आपको भी दिखाऊंगा बीच में। तो जैसे कॉर्नर पे इस पे है कि आप जो है अपना कॉर्नर पे एक पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो लगा लेंगे। ठीक है, लेफ्ट कॉर्नर पे आप पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो लगा लेंगे। अब देखो स्टेप टू स्टेप इस वीडियो को आप देखने से पहले आप अपने जो डॉक्यूमेंट्स है वो प्रिंट करवा के रख लें या जिसका ज्वाइनिंग लेटर आया है उसको अपने साथ में रखें। देखो एक सबसे बड़ी बार बार ये क्वेश्चन आ रहा है कि सर ईमेल पे जो हमारा ज्वाइनिंग लेटर आया है या तो उसको भरें या वेट करें, जो फिजिकल फॉर्म में आएगा उसको वेट करें हम, है ना, ऑफलाइन मोड में। तो यार देखो आपका चाहे ये जीमेल पर आया हो पीडीएफ और या आपका बाई पोस्ट आया हो, दोनों सेम है। ठीक है, कोई भी इसमें डिफरेंस नहीं है। किसी किसी का ये क्वेरी है कि सर जो है कहीं पे जो हम अटेस्ट कर लिए जा रहे हैं तो वहाँ बोल रहा है कि ओरिजिनली लेके आओ। तो कोई एक है आधे ऐसे आप कोई बोलेगा, लेकिन इसको हर कोई ये नहीं बोलेगा। ठीक है, कोई सी एक ने अगर ऐसा बोल दिया तो ये नहीं कि यार आपको ओरिजिनली लेके जाना है। वहाँ पे डिपेंड करता है, आप जब निशा में जाओगे तो वहाँ पे डिपेंड करता है कि आप जो है जो पीडीएफ हमने भेजी है, जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो कंप्लीट हैं या नहीं। ठीक है, सिर्फ इतना मैटर है, वो नहीं है कि यार जो बाई पोस्ट है वही ओरिजिनल है। इसमें क्लियर कट लिखा हुआ भी है। ठीक है, जो मेल आपकी आई है उसमें क्लियर कट लिखा भी है कि वी डू द इंक्लोज द ऑल पीडीएफ्स, तो फिलअप द फॉर्म्स केयरफुली। तो उनको फॉर्म को फिलअप करना है, मतलब वही आपके डॉक्यूमेंट्स हैं। ठीक है, तो इसमें कोई डाउट नहीं रखना कि यार जो है जीमेल के ही चलेंगे, जीमेल के नहीं चलेंगे, वो बाई पोस्ट वाले ही चलेंगे, तो वो कोई मैटर नहीं है। ठीक है, फॉर्म निकलो अच्छे से, पीडीएफ निकलो और उसको फिलअप कराओ और कैसे कैसे करना है वो मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, तो देखो मैं इसमें थोड़ा सा पॉइंट टू पॉइंट पढ़ूंगा भी जिससे जो किसी का कोई डाउट ना रहे। जैसे देखो पहले ही लिखा हुआ है, इसमें वार्निंग लिखी हुई है कि प्रमाणीकरण फॉर्म में गलत जानकारी देना या किसी सही जानकारी को छुपाना अनर्हता मानी जाएगी और उससे उम्मीदवार की सरकारी नौकरी के लिए अयोग्य ठहराया जा सकता है। ठीक है, फिर इस फॉर्म को भरने और देने के उपरांत उम्मीदवार हिरासत में रखा गया हो या उसे सजा दी गई, वर्जित किया गया हो तो उसका विवरण तत्काल उस अधिकारी को भेजा जाए जिसने प्रमाणीकरण प्रपत्र भेजा है। ऐसा न करने पर समझा जाएगा कि आपने तथ्य को छिपाया है। यदि किसी व्यक्ति को किसी भी समय इस बात का पता लग जाता है कि उसने प्रमाणीकरण फॉर्म में गलत विवरण दिया है, किसी सही जानकारी को छिपाया, तो उसकी सेवाएं समाप्त की जा सकती हैं। देखो एक्चुअली क्या है मैं आपको बताऊं, ये एक अंडरटेकिंग है। ये फॉर्म जो है एक अंडरटेकिंग है जो डिपार्टमेंट आपसे चाहता है। ठीक है, आपने सिलेक्शन के दौरान आपने कौन से डॉक्यूमेंट्स लगाए हैं वो आपका एक सिलेक्शन के रिगार्डिंग था। आपका सिलेक्शन हो गया, अब उसके साथ साथ डिपार्टमेंट को एक अंडरटेकिंग चाहिए जो आपको वो देनी है, जिस फॉर्म में उसको चाहिए वो चीज़ें हैं। और हर एक अटेस्टेशन फॉर्म का एक मतलब है। लाइक जैसे इसमें मैं देख रहा था इसमें एक एसएचओ का है। ठीक है, तो एसएचओ ही प्रमाणित करेगा कि हाँ इस बंदे को हम जानते हैं। देखो 3 तरह का वेरिफिकेशन होगा। वेरिफिकेशन को लेकर भी मैं बता दूं, वेरिफिकेशन के लिए भी मेरे पास बहुत डाउट आ रहे हैं कि सर वेरिफिकेशन किस तरीके से होगा। जैसे जैसे मेरे याद आएगा मैं बता रहा हूँ आपको, बिल्कुल प्रैक्टिकली आपको बताऊँगा। तो वेरिफिकेशन की देखो बात ये है, आपका जो है 3 तरह का वेरिफिकेशन होगा। ठीक है, एक वेरिफिकेशन होगा सबसे पहले जब आपका ज्वाइनिंग लेटर आ जाता है, तो ज्वाइनिंग लेटर आने के बाद में फिर एक नियरेस्ट जो आपका एसएचओ होता है, जो एड्रेस में डाला है आपने, वो वेरीफाई करने के लिए आता है। ठीक है, तो वो उसमें इशू ये आ रहा है कि बंदे ये बोल रहे हैं कि सर परमानेंट एड्रेस पाएगा या रेजिडेंशियल एड्रेस पाएगा या कोरस्पॉन्डिंग एड्रेस पाएगा। होता तो ये है जो आपने डॉक्यूमेंट्स दिए हैं। ठीक है, जो भी आपने डॉक्यूमेंट्स दिए हैं और जो भी आपने, एक सेकेंड,
हाँ, तो जो अपने डॉक्यूमेंट्स दिए हैं, जो अपने डिटेल्स फिलअप करी हैं, जिस थाने की है तो वहीं आएगा, चाहे वो रेजिडेंशियल हो, चाहे वो परमानेंट हो। अब देखो इसमें 2 कंडीशन होती है। लाइक आप जैसे आपने परमानेंट डाल दिया आपने, चलो मैं एक एग्जांपल के थ्रू आपको बता रहा हूँ। लाइक आप जो है कानपुर डिस्ट्रिक्ट में किसी गांव मीरापुर से बिलोंग करते हो, ठीक है। अब आप शिफ्ट हो गए हो वहाँ से दिल्ली, ठीक है। तो वहाँ पे अभी प्रेजेंट में आप रह रहे हो, तो वो हो गया आपका प्रेजेंट एड्रेस, ठीक है। परमानेंट एड्रेस हो गया आपका मीरापुर का, जहाँ पे आपके पेरेंट्स रहते हैं या जहाँ पे आपका जन्म हुआ है। अब मान लीजिए वहाँ पे पेरेंट्स रहते हैं, अभी आप रह रहे हो प्रेजेंट में यहाँ, या आप पेरेंट्स के साथ भी यहाँ पे शिफ्ट हो गए हो दिल्ली, और परमानेंट आपने डाल रखा है वहाँ, तो इसमें कोई इशू नहीं है। जब आपके वेरिफिकेशन के लिए वो SHO या उनके बिहाफ पर कोई वेरिफिकेशन के लिए जाएंगे पुलिस वाले, तो आपके परमानेंट एड्रेस पर जाएंगे, क्योंकि आपने स्टार्टिंग में वही दिया है। तो अब जब वहाँ पे जाएंगे, अगर वहाँ पे कोई मिलेगा, सीधी सी बात है, कोई या तो मिलेगा या कोई नहीं मिलेगा, मैं तो दोनों ऑप्शन लेकर चल रहा हूँ। मिलेगा तो आपके पास आपने फ़ोन नंबर भी डाला हुआ, फ़ोन करेगा, ठीक है, कि आपके वेरिफिकेशन क्या ऐसे रिगार्डिंग जॉइनिंग लेटर के रिगार्डिंग वेरिफिकेशन के लिए आए। तो आप बोलें सर मैं दिल्ली में हूँ, तो मैं तो वहाँ पे प्रेजेंट नहीं हूँ, तो या तो वहीं से वेरीफाइड करके चले जाएंगे, या वे बोलेंगे भाई देखो आपको आना पड़ेगा, तो ठीक है सर मुझे 2 दिन का टाइम, तो मैं आ जाऊँगा वहाँ पे, तो 1 दिन का टाइम निकाल के आप वो परमानेंट एड्रेस पे चले जाओ। लेकिन मोस्टली केसेस में होता है कि आपके प्रेजेंट एड्रेस पर होता है, क्योंकि क्या है आपका उसमें नंबर डला हुआ है। वो जाने से पहले प्रोसीजर यही है कि जाने से पहले आपको एक बार कॉल करेंगे, ठीक है, कि आपका ऐसे लेटर आया है, आपका वेरिफिकेशन होना है, तो आप बता दो कि सर मैं यहाँ पे अवेलेबल, हो सके तो यहाँ रेफ़र कर दो, अदरवाइज़ मैं वहीं आ जाऊँगा अपने परमानेंट एड्रेस पे, ठीक है। ये होते हैं वो। और रही बात कोरस्पॉन्डिंग एड्रेस की, तो कोरस्पॉन्डिंग एड्रेस होता है जहाँ से आपका किसी पोस्ट, कोई पार्सल, कोई डॉक्यूमेंट्स के रिगार्डिंग कम्युनिकेशन होता है, तो दैट वाज कोरस्पॉन्डिंग एड्रेस, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं, ठीक है। तो अब वेरिफिकेशन की बात होगी क्लियर आपकी। तो अब इस पॉइंट पर आते हैं। तो ये क्या है, एक अंडरटेकिंग है जो डिपार्टमेंट आपसे चाहता है, ठीक है। तो इसमें क्या है, देखो मेनली इसमें बात होती है कोर्ट केस को लेके। किसी बंदे के साथ कोई कोर्ट केस तो नहीं हुआ, कोई FIR वगैरह तो नहीं हुई है। लाइक मान लीजिए आपकी FIR होगी, जैसे एक बंदे का क्वेश्चन था कि सर मेरे अगेंस्ट में एक FIR हुई थी, कोई ऐसा इंसिडेंट हुआ था जिसमें FIR हुई, GD हुई, कंसर्न थाने में रहती है कोई GD जनरल डायरी, उसमें GD होती है, और GD उसी की होता है जिसका चालान करना होता है, यानी उसको आगे भेजना होता है मजिस्ट्रेट के पास। तो GD होगी उसकी, और मजिस्ट्रेट के पास उसको भेज दिया गया। लेकिन मजिस्ट्रेट के पास जाके उसको बाइज्जत बरी कर दिया गया है, मतलब उस पर जो एलिगेशन लगे थे वो बिल्कुल मतलब गलत थे, तो उसको फ्री कर दिया वहाँ से ही। तो एक तो चीज़ होगी वो। अब देखो उस केस में आप क्रिमिनल नहीं हो। क्रिमिनल वो होता है जब क्राइम सिद्ध हो जाता है। भाई अपराधी तो तभी है ना जब अपराध सिद्ध हो जाए। अपराधी सिद्ध नहीं हुआ तो आप अपराधी नहीं हुए, तो उसमें तो कोई इश्यू है ही नहीं, चाहे FIR भी हुई या GD हुई, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। लेकिन दूसरा केस बनता है कि अगर वहाँ पे आप जो है आप पे कोई भी जो अपराध एलिगेशन लगे हैं वो सिद्ध हो जाते हैं, तो फिर आपका जो है चालान हो जाता है, मतलब आगे के लिए, फिर आप जेल चले जाते हो। तो उस केस में तो देखो कोई ऑप्शन है ही नहीं, उसको आपको मेंशन करना पड़ेगा। वो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी पे डिपेंड करता है कि वो फिर उसका वेरिफिकेशन कराएगी कि क्या इशू है, तो आप उसमें मतलब गिल्टी हैं या इनोसेंट पाए जाते हैं, तो ठीक है वो बात का काम है। लेकिन मेंशन आपको करना ही है, क्योंकि देखो यहाँ पर छुपाने से कुछ नहीं होने का। अगर लाइक आपने छुपा लिया, मैं 1% आपकी बात मान के चल रहा हूँ कि आपने वो छुपा लिया, वो उसमें मेंशन नहीं किया, इन केस इन फ्यूचर आपका कोई जेलसी वाला बंदा ये आपको डिपार्टमेंट को कंप्लेन कर दे कि सर इसके साथ तो ऐसा FIR हुई थी और ये बंदा तो जेल में भी गया था, या मजिस्ट्रेट के सामने पेश हुआ था एक बार, तो उसमें क्या डिपार्टमेंटल फिर इंक्वायरी बैठेगी, ठीक है। तो डिपार्टमेंटल इंक्वायरी में क्या है कि फिर एक बोर्ड बनेगा आपके अगेंस्ट में, फिर इंक्वायरी चलेगी, कंसर्न थाने में जाएगी, वहाँ पे वेरिफिकेशन होगा। अगर वो सही साबित होता है तो फिर जो है, अगर वो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी के जो रूल्स रेगुलेशन हैं उसके अकॉर्डिंग आप गिल्टी पाए जाते हैं, तो फिर आपको डिसमिस फ्रॉम सर्विस कर दिया जाएगा, चाहे आपकी कितनी भी साल की सर्विस क्यों ना हो। अगर 5 साल की भी सर्विस है तो 5 साल आपको डिसमिस फ्रॉम सर्विस कर दिया जाएगा, और आपको जितना पैसा आपको मिला है सैलरी का वो सारा आपसे जो है वापस लिया जाएगा, ठीक है, और विद इंक्लूडिंग ट्रेनिंग कॉस्ट, ठीक है। तो पूरा पैसा आपको फिर पे करना पड़ेगा,
और नहीं तो फिर आप करते रहो कोर्ट केस, ये वो दुनिया भर की चीज़ें चलती रहेंगी। इसलिए जो भी सच्चाई है वो सब मेंशन कर दो इसमें, ठीक है। उस पर क्या देखो, जो मैंने बताया कि अगर वो आप पे दोष सिद्ध नहीं हो तब कोई दिक्कत नहीं है। इसमें क्या है, एक डिक्लेरेशन फॉर्म भर के देना पड़ेगा, एक दो A4 साइज़ के पेज पे एक दो अपने डिक्लेरेशन दे देना, सर ऐसा ऐसा केस हुआ था, उसमें लिखा हुआ भी है, मैंने पढ़ी थी ये सब पूरी PDF, तो वो बताऊँगा कहाँ पर देना है, ठीक है। तो इस तरीके से करना है। तो मेनली तो वो है। और रही बात इसमें अटेस्टेशन की या कुछ जो है ऊपर नीचे हो गया, लाइक एज गलत भर दिया आपने, कुछ ऐसा कुछ हो गया, तो ये क्या है, एक एफिडेविट लगता है और 1-2 महीने का टाइम मिल जाता है भाई इसको सही कराओ, या सही करा के ला के दो, ये डॉक्यूमेंट जो है जो ओरिजिनल है वो ला के दो, वो सब मतलब वो तो एक क्या है, मतलब ऊपर नीचे अप डाउन वाली चीज़ है, ठीक है, वो तो चल जाएगा। उसके बाद में देखो तो मैंने बता दिया आपको। अब आते हैं पॉइंट टू पॉइंट आपके जो है फर्स्ट, जो इसमें आपका फर्स्ट पॉइंट है, इसमें है पूरा नाम और उसके सामने लिखा हुआ है सरनेम और नेम, ठीक है। अपने प्रिंट लेके बैठे एक बार, ठीक है, एक बार जैसे जैसे मैं बोल रहा हूँ उसको ऐसे ऐसे चेक कर ले, फिर आराम से बाद में भरना। ये भी नहीं कि साथ के साथ भर रहे हो, साथ के साथ भरने से गलती हो जाती है, पहले एक बार चेक कर लो, ठीक है। जो मैं बोल रहा हूँ जब समझ में ना आए उस पर थोड़ा सा मार्क कर लेना, वो ले लो, एक पेंसिल ले लो, हल्का सा मार्क कर लेना, उसको दोबारा देख लेना क्या है, ठीक है। बाकी तो सब क्लियर ही हो जाएगा एक बार में ही, ठीक है। अब देखो ये भरना कैसे है, एक लेना बॉल पेन और बॉल पेन से पूरा फॉर्म कैपिटल लेटर में भरना है, ठीक है। कहीं भी ये स्मॉल लेटर का यूज़ नहीं करना है और छोटे छोटे भरना है, बस क्लियर दिखना चाहिए, ये नहीं कि बड़े बड़े भर दो, बड़े बड़े भरने की ज़रूरत नहीं, छोटे छोटे भरना है। तो सबसे पहले इसमें सरनेम, ठीक है, अपना सरनेम डालो, नेम डाल लो, ठीक है। दूसरा पॉइंट है आपका वर्तमान पूरा पता, इसमें प्रेजेंट एड्रेस, तो जहाँ प्रेजेंट आप करंटली आप रह रहे हो, ठीक है, वो प्रेजेंट एड्रेस इसमें डालना है। तीसरा आपका घर का पूरा स्थायी पता, इसमें परमानेंट एड्रेस मांग रहा है, इसमें परमानेंट एड्रेस डाल दो। जिसका रेजिडेंशियल या प्रेजेंट और परमानेंट एक है तो उससे तो कोई इशू है नहीं, तो वो डाल दो सेम, ठीक है, दोनों सेम हो जाएंगे। यदि मूलतः पाकिस्तान में का निवासी हो तो वहाँ का पता, और ये ये तो आपको वही ब्लैंक छोड़ दो, इसमें से तो आपको कोई लेना देना है ही नहीं, इसको ब्लैंक छोड़ दो। नेक्स्ट पेज पर आते हैं। नेक्स्ट में है उन स्थानों को विवरण दें जहां पिछले 5 वर्षों में 1 वर्ष से अधिक समय तक रहे हैं। यदि विदेश पाकिस्तान सहित में रहे हैं तो उन सभी स्थानों को विवरण दें जहां आप 21 वर्ष की आयु के पश्चात 1 वर्ष से अधिक समय तक रहे हैं। इसमें ये बोल रहे हैं कि कोई अगर फॉरेन विजिट किया है, स्पेशली कोई पाकिस्तान, तो 1 साल से अधिक आप रहे हो तो वो विवरण देना, तो वो भी किसी का नहीं होगा। तो और नॉर्मली जो पिछले 5 साल से अधिक आप रहे हो तो वो विवरण देना, ठीक है। तो इसमें क्या है, आपका एड्रेस ही है। देखो इसमें क्या करना है, इसमें लिख रहा है फ्रॉम एंड टू, इसमें क्या लिखना है आपको, इसमें 5 वर्ड लिखने हैं आपको। देखो 5 वर्ड कौन से लिखने हैं, इसमें लिखना है बाई बर्थ टू टिल नाउ, ओके, बाई बर्थ टिल नाउ। नेक्स्ट कॉलम में है रहने का पूरा पता, अर्थात गांव, थाना, जिला, मजिस्ट्रेट, रेजिडेंशियल एड्रेस, इस पे आपका रेजिडेंशियल एड्रेस वो डालना है, ठीक है, जहाँ पे आप रह रहे हो। तीसरा है नेम ऑफ डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर ऑफ द प्लेस मेंशन इन द प्रोसीडिंग कॉलम, इसमें आप अपने डिस्ट्रिक्ट का नाम डाल देंगे, प्रेजेंट एड्रेस का जो डिस्ट्रिक्ट है वो डाल देंगे। नेक्स्ट चलते हैं, फिर है आपका नेम, राष्ट्रीयता, जन्म स्थान। देखो इसमें नीचे आपके 5 रिलेटिव्स के नाम लिखे हुए हैं, ठीक है। इन 5 रिलेटिव्स के रेफरेंस में इन कॉलम को फिल करना है, ठीक है। ये है ना, इधर जो है देखो ये दिख रहा हो तो आपको ये वाले 5 हो गए और ये सामने इसके 5 कॉलम है, तो इन्हीं के रेफरेंस में लिखना है। बस इसमें एक मेन चीज़ क्या है वो देखना, जैसे ही यहाँ पे आप जो है फादर का नाम है ना, फादर का नाम और उसके सामने राष्ट्रीयता वाला कॉलम है, तो फादर के नाम पे यहाँ पे फादर के नाम पे ऊपर थोड़ा फादर का नाम लिखेंगे, ठीक है, फादर का नाम लिख दिया और उसके नीचे ही जस्ट जो है ब्रैकेट में लिख देंगे इंडियन। सेम ऐसे ही भाई के नाम में करना है, बहन के नाम में करना है, पत्नी के नाम में करना है, ठीक है। यानी इस रो, ये जो रो रहेगी उस रो में सेम ऐसे ही करना है, ठीक है, उनके सामने। तो जैसे ही इसमें पिता के रेफरेंस में बात करेंगे, राष्ट्रीयता वाले कॉलम में आएंगे तो ऊपर लिख देना फादर का नाम, उसके ब्रैकेट में लिख देना इंडियन, ठीक है। नेक्स्ट कॉलम आएगा आपका जन्म स्थान, तो फादर का जन्म स्थान, डिस्ट्रिक्ट का नाम लिख देना केवल। व्यवसाय, अगर फादर जॉब में है
तो जॉब का नाम प्लस हल्का सा ब्रीफ एड्रेस, पूरा एड्रेस लिखने की ज़रूरत नहीं है, पता वता उसमें वगैरह लिख देते, वो सारी चीज़ें नहीं, बस जैसे लाइक जो दिल्ली में जॉब करते हैं और टीचर हैं तो टीचर और बस दिल्ली इतना लिख देना। ओके। और वर्तमान डाक का पता, प्रेजेंट पोस्टल एड्रेस डाल देना। कोई पोस्टल अगर कम्युनिकेशन करना हो तो उस जिस पे हो जाए वो हो गया, ठीक है। घर का स्थायी पता, परमानेंट एड्रेस भी डालना है, ठीक है। तो ये भी छोटा छोटा डालना है, ब्रीफ में डाल देना, ठीक है। लाइक आप मीरपुर, मैंने बताया था मीरापुर गांव है तो मीरापुर, कानपुर, ठीक है, और थाना ये, और डिस्ट्रिक्ट ये, और स्टेट ये, ठीक है। इतना डाल दो। पिन कोड डाल देना जरूर पोस्टर वाले में, ठीक है। माता का भी सेम यही रहेगा। माता का ऊपर नाम डाल दिया, नीचे ब्रैकेट में इंडियन लिख दिया, जन्म स्थान वो भी डाल देना। हाउस वाइफ है तो हाउस वाइफ, अगर जॉब में है तो जॉब लिख देना, वही पोस्टल एड्रेस और सेम परमानेंट एड्रेस। पति पत्नी का है ना, फीमेल्स है तो पति का नाम लिख देंगे, मेल है तो पत्नी का नाम लिख देंगे। अगर नहीं है तो इसको लिख देंगे NIL, नील, ठीक है, नील लिख के छोड़ देंगे। उसके बाद आगे फिर सेम वही है, ठीक है। फिर ऐसा ही भाई का करना है। भाई अगर 1 2 मतलब 2 हैं 3 हैं तो एक भाई का नाम +2 कर देना। जैसे 3 भाई है आपके या 2 भाई हैं, ठीक है, तो एक भाई का नाम +1 ऐसे करके लिखना है, ठीक है। उसके बाद में प्लेस ऑफ बर्थ, वही डिस्ट्रिक्ट का नाम। अगर भाई जो है दोनों जॉब में है तो एक भाई का लिख दो, +1 कर दो। ओके। वो 4th इसमें पोस्टल एड्रेस लिख देंगे, परमानेंट एड्रेस। बहन का भी सेम ऐसे ही करना है, ठीक है। बहन अगर जॉब में है तो जॉब का नाम नहीं है तो NIL, नील लिख देंगे। क्लियर। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट में आपका यदि पुत्र या और पुत्री विदेश में पढ़ रहे हैं और उसके बारे में जानकारी दें। अगर कोई फॉरेन में है तो उसके डिटेल्स दे दें, अदरवाइज़ तो इसको ब्लैंक छोड़ना है। और ब्लैंक क्या, आप यहाँ पे डायगोनल एक लाइन खींच देंगे, ये है ना, तो यहाँ पे ऐसे डायगोनल लाइन खींच देंगे, यानी ये आपका ब्लैंक है। नेक्स्ट है फिर राष्ट्रीयता में 7A है डेट ऑफ बर्थ, अपनी डेट ऑफ बर्थ डाल देंगे। प्रेजेंट एज, जो प्रेजेंट में आपकी एज अब तक हो चुकी है वो छोड़ देना कि उस टाइम पे कितनी थी जब हमने फॉर्म भरा था, ये वो जो आज की प्रेजेंट एज है वो डालनी है, ठीक है। आज तक आप जो है कितने साल के हो गए वो डाल देना, नियर अबाउट, ठीक है। एज ऑफ मैट्रिकुलेशन यानी 10वीं के टाइम पे आपकी एज कितनी थी वो डालना है, ठीक है। नेक्स्ट हो गया 5 का ए, प्लेस ऑफ बर्थ, डिस्ट्रिक्ट एंड स्टेट इन विच इट इज़ सिचुएटेड। तो प्लेस ऑफ बर्थ लिख देना, डिस्ट्रिक्ट का नाम लिख देना और अपना स्टेट लिख देना। डिस्ट्रिक्ट एंड स्टेट इन विच यू बिलोंग, तो जिस स्टेट और डिस्ट्रिक्ट से आप बिलोंग करते हो वो लिख देंगे आप। फिर डिस्ट्रिक्ट एंड स्टेट ऑफ विच योर फादर ओरिजिनली बिलोंग, तो जिस भी डिस्ट्रिक्ट और मतलब वो ये एड्रेस का जो डिस्ट्रिक्ट है वो और स्टेट जो है जिससे आपके फादर बिलोंग करते हैं वो लिख देना, ठीक है। नेक्स्ट है 9A में योर रिलीजन में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई वो लिख देना, ठीक है। बी में है यदि आप शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब से बिलोंग करते हैं तो जाति भी लिखें, ठीक है। तो इसमें क्या है, आप अगर शेड्यूल कास्ट से बिलोंग करते हैं तो उसके सामने लिखें यस और ब्रैकेट में लिख दें जो भी आपकी जाति है, लाइक जाटव हो गई या नाई हो गई या और दूसरी जाति है, मतलब SC जाति में भी, SC कैटेगरी में भी बहुत सारी जाति है ना, तो जो है आप उसमें लिख दें अकॉर्डिंग टू आपका कास्ट सर्टिफिकेट में क्लियरली मेंशन है कौन सी जाति है, उपजाति, ठीक है, वो लिखनी है। ऐसे ही ST के लिए लागू है। तो जो ST में क्या, ST में है तो यस लिख दो और ब्रैकेट में लिख दो जो आपकी जाति आपके कास्ट सर्टिफिकेट में। क्लियर। नेक्स्ट चलेंगे। अब आ जाता है आपका आइडेंटिटी सर्टिफिकेट। तो देखो इसमें कुछ गजेटेड ऑफिसर्स और नॉन गजेटेड ऑफिसर्स भी हैं इसमें, तो उनके नाम दिए हुए हैं, ठीक है। ये आपसे मतलब नहीं है कि आप जो है गजेटेड ऑफिसर से ही कराओ, जो इनमें पर्सनल के नाम दिए हैं इसमें क्लियर कट लिखा हुआ है कि प्रमाण पत्र निम्नलिखित में से किसी एक के हस्ताक्षर होने चाहिए, ठीक है, क्लियरली लिखा है। तो इसमें क्या है, आपको वही करना है। इनमें से जो दे रखे हैं कितने, 8 पर्सनल हैं, तो 8 पर्सनल में से किसी एक पर्सनल से आप जो इसको वेरीफाई करा लो, ठीक है, अटेस्ट कराना है मतलब कहने का।
और सबसे ज़्यादा देखिए जो जो इसमें लिखा हुआ है सेंट्रल गजेटेड ऑफिसर इन सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट, या तो सेंट्रल गवर्नमेंट का कोई ऑफिसर हो गजेटेड ऑफिसर, या स्टेट का होना चाहिए। फिर सब SDM होना चाहिए, सब डिविजनल मजिस्ट्रेट, या तहसीलदार होगा, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर हो सकता है, पोस्ट मास्टर या पंचायत इंस्पेक्टर। तो सबसे इजीली तो होगा इसमें एक ये था प्रिंसिपल या हेड मास्टर। तो सबसे ईजी तो यही है, जो आपने जहाँ से जो है इंटर करी है उसी स्कूल में चले जाओ, उसी स्कूल में जाकर प्रिंसिपल को जाकर दिखाओ ये डॉक्यूमेंट्स, सर ऐसा ऐसा मेरा ज्वाइनिंग लेटर आया है। हाँ, जहाँ भी ये टेस्ट कराने जा रहे हो, क्लियर कट बता रहा हूँ, जहाँ भी ये टेस्ट कराने जा रहे हो, पूरा ज्वाइनिंग लेटर पूरी PDF लेके जानी है आपको, ठीक है। वो लेके जाने के साथ में आप अपने एजुकेशनल जो डॉक्यूमेंट्स है वो भी लेके जाएँ, पूरी फाइल लेके जाएँ आप जहाँ भी जा रहे हैं, ठीक है। तो क्या है कि जिस चीज़ की भी अगर कोई सामने वाला बंदा बोलता है भाई ये वाला डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस करो, तुरंत आप उसको दे देना, ठीक है। मतलब आपको उसको कन्वेंस करना है, ठीक है, तरीके से। तो सबसे ईजी तो ये है। अब वो ही लिख देगा, जैसे मान लिया आप किसी इंटर कॉलेज में चले गए वहाँ के प्रिंसिपल के पास में, ठीक है, तो वहाँ वो लिख देगा कि ये कि प्रमाणित किया जाता है, आपका नाम आ जाएगा, या पुत्र श्री ये हो जाएगा पिछले। इसमें मिनिमम आप जो है 5 साल का लिखवा लो, 5 साल 6 महीने, 6 साल 6 महीने, मिनिमम 5 साल का होना चाहिए, ठीक है। फिर उसके बाद में ये सेम हो जाएगा, इसको भरने के बाद में इसको भर देंगे, आप सिग्नेचर, आपके सिग्नेचर हो जाएंगे। और यहाँ पे क्या है, नीचे आ जाएगा, सॉरी इसमें सिग्नेचर जो है उसी के प्रिंसिपल के ही होंगे, और वो अपनी डेजिग्नेशन लिख देगा, डेजिग्नेशन के साथ उसमें एड्रेस लिख देगा जहाँ पे वो स्कूल है। हाँ, सील पक्का लगवाना, ठीक है, सील यानी स्टाम्प जरूर लगवाना, साइन के साथ में स्टाम्प जरूर लगवानी है जहाँ भी अटेस्टेशन हो रहा है आपका। टू फिल्ड इन बाय द ऑफिस, ये ऑफिशियल ये फॉर ऑफिशियल है, ठीक है, इसको आपको नहीं भरना है, इसको छोड़ देना है। नेक्स्ट पेज पाएंगे तो नेक्स्ट पेज सेम वही है, ठीक है। अभी अगले 2-3 पेज सेम ही रहेंगे, ये सेम है। तो नेक्स्ट ईयर आते हैं अपने जो क्वेश्चन वाला पार्ट है, ठीक है। सबसे पहले इसमें लिखा है कि आपने कभी किसी न्यायालय, किसी न्यायिक संस्थान द्वारा दो साबित किया गया है। तो देखो, जिसका येस है वो येस पे टिक करेगा, जिसका नो है नो पे टिक करेगा। क्लियर है, केवल टिक करना है, राइट क्लिक करना है। नंबर 2 है, क्या आपके खिलाफ किसी न्यायालय में कोई मुकदमा लंबित है। सेम वही, क्या आपको खिलाफ कभी कोई FIR दर्ज की गई है, और क्या आपके खिलाफ केस चल रहा है, वही, ठीक है, येस और नो। नेक्स्ट है, क्या आपके खिलाफ पूर्व में कोई FIR दर्ज की गई है, वही सेम, जिसका येस है येस, जिसका नो है नो। ओके, क्लियर। यदि हाँ तो केस संख्या FIR किस धारा के अधीन दर्ज की गई है। तो जिसका नो है वो तो पूरा ब्लैंक छोड़ देगा, ठीक है। जिसका येस है तो वो अपना जो है अपने अकॉर्डिंग इसको फिलअप कर लेगा। फिर D है इसमें, इफ़ केस वाज चार्जशीट व्हाट वाज द आउटकम इन कोर्ट। तो क्या उसका आउटकम रहा, वो जो उसमें ऑप्शन दिए हुए उसके सामने लिख देगा। कन्विक्टेड हुआ, एक्विटेड हुआ है, कॉम्प्रोमाइज्ड हुआ, या कंपाउंडेड था, या कोई अन्य अदर रीज़न है, ठीक है, वो हो जाएगा। अभी नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। 5 नंबर में, क्या आपको किसी केंद्रीय राज्य सरकार की किसी सेवा से बर्खास्त या निष्कासित किया गया है। तो अगर कभी डिसमिस किया गया है तो येस पे क्लिक, नहीं है तो नो पे क्लिक। तो हैव योर सर्विस एवर बीन टर्मिनेटेड वाइल ऑन प्रोबेशन, यानी आप प्रोबेशन पीरियड में थे तो कभी आपको जो है टर्मिनेट किया गया, तो वो येस और नो। प्रोबेशन होता है जब आप स्टार्टिंग के मतलब आपकी सर्विस को ज्वाइन करते हैं तो स्टार्टिंग के 2 साल आपके प्रोबेशन पीरियड के होते हैं, ठीक है। उसके बाद में अंडरटेकिंग है, तो अपना नाम लिख देना। कोशिश करता हूँ कि उपरोक्त सूचना मेरी जानकारी और विश्वास से पूर्ण सत्य है। मैं समझता हूँ कि अगर उक्त सूचना किसी मिथ्या या सत्य पाई जाती है तो किसी विभागीय अथवा न्यायिक प्रक्रिया जो मेरे विरुद्ध शुरू की जाएगी के अलावा मेरी उम्मीदवारी को भी समाप्त किया जा सकता है, ठीक है। वो क्लियर कट है इसमें। अगर कभी कोई आपका जो है कोई डिटेल्स अगर वो गलत साबित हो जाती है तो मेरी इंक्वायरी होगी और इसमें डिसमिस फ्रॉम सर्विस कर दिया जाएगा। तो यहाँ पर नाम और यहाँ पे सिग्नेचर, नेम, आपका जो नेम, रोल नंबर, जो आपका ये CPU का रोल नंबर तो वो, और फादर्स नेम, और उसके बाद में एड्रेस, ठीक है। एड्रेस आप प्रेजेंट एड्रेस डालना है इसमें। प्लेस में वो डिस्ट्रिक्ट, डेट कर देना, जब आप जिस दिन इसको भर रहे हो उस दिन की डेट डाल देना। अब नेक्स्ट वन है इसमें
तो नेक्स्ट है यार आपका सर्टिफिकेट ऑफ करेक्टर। तो इसमें क्या है, देखो यार आपने एक करेक्टर सर्टिफिकेट पहले बनवाया होगा, अगर वो है तो ठीक है, वेल एंड गुड, और नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है। आपको क्या करना है, मैंने बताया पूरे डॉक्यूमेंट्स लेने हैं, जहाँ भी अटेस्टेशन के लिए जाएंगे अपने डॉक्यूमेंट्स लेके आप जाओगे कचहरी, ठीक है, वहाँ मिलेगा आपको डीएम ऑफिस। डीएम ऑफिस में ये डीएम से इसको अटेस्ट करवाना है। डीएम के बिहाफ पे कोई दूसरा अधिकारी मिलता है, सब रजिस्ट्रार वगैरह मिल गए तो उसी के बिहाफ पे वो भी इसको अटेस्ट कर सकता है, तो वो अटेस्ट कर देंगे, ठीक है। केवल इसको अटेस्ट करवाना है और इजीली वो अटेस्ट करवा देते हैं, क्योंकि आप पहले बंदे नहीं हो जो ज्वाइनिंग लेटर लेकर जा रहे हो, वहाँ पे मल्टीपल डिपार्टमेंट्स के ज्वाइनिंग लेटर वाले बंदे लेके जाते हैं वेरीफाई कराने के लिए, तो वो होता है, ठीक है। तो वो इजीली वो कर देते हैं, तो इसमें कुछ ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत है नहीं। वो अपने यहाँ पे सिग्नेचर डेजिग्नेशन डाल देंगे, ठीक है, और ये दोनों अपर और नीचे दोनों में फिलअप करके उसको अपने सिग्नेचर करके सील लगा देंगे। सील ज़रूर लगवाना है, ठीक है। फिर है नेक्स्ट करेक्टर एंड एनसी डिटेंस सर्टिफिकेट। ये आपका एसएचओ करेगा टेस्ट इसको, ठीक है। तो देखो मैंने बताया था 3 तरह का वेरिफिकेशन होगा। एक तो आपके घर पे आ रहा है, दूसरा ये है कि जब आप उसके पास जाओगे, ठीक है, ज्वाइनिंग लेटर के साथ में एक मिठाई का डिब्बा लेके जाना है। ये तो भाई क्लियर है, आपको भी पता है। तो एक मिठाई का डिब्बा लेके चले जाना और बताना सर ऐसे मेरी ज्वाइनिंग होनी है, ये ज्वाइनिंग लेटर है, ठीक है। तो अब देखो वो क्या करेगा, अगर बंदा वो आपको जानता है तो कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे भी कर देगा। नहीं तो एक प्रोसीजर ये है, अभी सब जो जीडी वगैरह जो होती है वो सब ऑनलाइन मोड में आ जाती हैं, ठीक है। कोई जीडी रजिस्टर्ड होती है तो उसमें ऑनलाइन चढ़ता है डाटा, ठीक है। तो आप हाँ, एक आधार कार्ड मैंडेटरी है इसमें, आधार कार्ड लेके जाना, आधार कार्ड डालेंगे वो आपकी डिटेल्स निकल के आ जाएगी, ठीक है। अगर वो क्रॉस चेक उसको करता है कि भाई आधार कार्ड नंबर डाल के आपका देख लें कि आपका कोई एफआईआर वगैरह तो नहीं है, कोई जीडी रजिस्टर्ड तो नहीं है, तो वो देख लेगा। अदरवाइज उसको ऐसे भी कर देगा, ठीक है। अगर जानता होगा कि ये बंदा तो पहली बार देख रहा हूँ या इनके जो मतलब बंदा ठीक है, तो वो चीज़ें हैं करके वो इसको सिग्नेचर कर देगा, फिलअप कर देगा इसको। सीधा सीधा है, ऊपर आपका नाम वगैरह आ जाएगा, श्री सन ऑफ श्री दिस, रेजिडेंस ऑफ दिस, पोस्ट दिस, डिस्ट्रिक्ट दिस, पुलिस स्टेशन दिस, स्टेट हो गया दिस, और टेस्ट ये सिग्नेचर ऑफ टेस्ट पुलिस ऑफिसर, यहाँ पे फिर अपनी सील वो लगा देगा, ठीक है। नीचे है करेक्टर एंड इंसिडेंट सर्टिफिकेट, सेम ही है, दोनों भरवाने हैं, ठीक है, दोनों ही भरवाने हैं इसमें। नेक्स्ट बात करते हैं, फिर है एडवाइजरी। देखो एक इसमें इससे आगे एक चीज़ और दिखा रहा हूँ मैं, इससे आगे एक डॉक्टर का भी सर्टिफिकेट है, ठीक है। वो देखो उसका भी यही मतलब होता है, देखो कि अभी प्रेजेंट में 15-20 दिन पहले, इससे पहले कोई इंजरी नहीं हुई, उसी के लिए होता है। उसमें वैक्सीनेशन का जिक्र दे रखा है, वो चलो बताता हूँ बाद में। तो ये क्या है, एक एडवाइजरी जारी करती है कंसर्न ट्रेनिंग सेंटर, एक एडवाइजरी जारी करता है जिसमें भी आप ट्रेनिंग करने के लिए जा रहे हैं कि भाई इसमें 14 तरह की एक्टिविटी दे रखी है कि ये 14 तरह की एक्टिविटी होनी है, तो आप अपने आप को फिट रखें, ठीक है। मतलब अभी जैसे ज्वाइन करेंगे और आपकी ज्वाइनिंग सर अब तक जो टाइम है 1-1.5 महीने का, उसमें आप थोड़ा वर्कआउट वगैरह, जॉगिंग वगैरह, एक्सरसाइज वगैरह, रनिंग वगैरह वो करते रहें। क्यों? क्योंकि अब जब लास्ट टाइम में आप ज्वाइन करेंगे तो पहला वीक तो 0 वीक होगा, लेकिन नेक्स्ट वीक जो आपका प्रॉपर शेड्यूल शुरू हो जाएगा आपका ट्रेनिंग का। तो अब जैसे इसमें लिखा हुआ है, जैसे अभी मैं बताता हूँ इसके बारे में, जैसे 1.6 किलोमीटर रनिंग लिखी है, 4 किलोमीटर रनिंग लिखी है, फिर 5 किलोमीटर रनिंग भी होगी, 300 यार्ड्स है, बैंड नी, सीट अप, चिन अप, फील्ड 100 मीटर, स्प्रिंट्स, पुशअप, लॉन्ग जंप, स्टैंडिंग, प्राउड जंप एंड रीच, 5 मीटर शटल एंड बीम। तो इस तरह की एक्टिविटी होगी, रोप वगैरह भी होगी। अरे कुछ तो इसमें अभी मेंशन भी नहीं है, तो ये 14 तो होनी है। तो ये जो है इसमें इसके अकॉर्डिंग आपको अपने आप को फिट रखना है, ठीक है। मतलब लाइक जैसे में 5 किलोमीटर रनिंग भी लिखी हुई है, तो अल्टरनेट डे में या दूसरे तीसरे दिन 5 किलोमीटर, पहले शॉर्ट रनिंग, फिर धीरे धीरे लॉन्ग रनिंग होगी। तो उसमें क्या है, आपको अपने आप को फिट रखना है अभी से ही, ठीक है। तो भाई मेरा पर्सनल सजेशन आपको ये रहेगा कि आप जो है अभी बाइक्स वगैरह अवॉइड करें, क्योंकि देखो यार बाइक वगैरह से इंजरी होने के थोड़े ज़्यादा चांसेस रहते हैं, ठीक है। तो बाइक वगैरह कुछ दिन के लिए आप जो है अवॉइड करते हैं जब तक आप ज्वाइन नहीं करते हैं। और दूसरा ये है कि आप
ज़्यादा व्हीकल यूज़ ना करें, मतलब कहने का ये मेरा ये है कि आप इंजर्ड ना हो जाएं, ठीक है। नहीं तो फिर क्या होगा, देखो क्लियर सी बात है, जो एक्सटेंशन मांग रहे थे ना कि भाई एक्सटेंशन कैसे होगा, ये मतलब आपको फ्री में एक्सटेंशन मिल जाएगा, ठीक है। तो इसलिए इंजर्ड होकर रीबैच नहीं होना है, ठीक है। सेम डेट में ज्वाइन करना है आपको और बड़े से ट्रेनिंग करना है। तो इसमें वही सब लिखा हुआ है, जैसे ऊपर लिखा हुआ है इसमें इसी पेज पे एडवाइजरी वाले में कैंडिडेट्स हो अपना अब ये बैच का नाम आ जाएगा 2024-25, ठीक है। फिर नीचे आ जाएगा, नीचे लिखा हुआ है टू अवॉइड इंजरी ड्यूरिंग ट्रेनिंग इट इज़ एडवाइजेबल दैट एवरी कैंडिडेट टू अंडरगो फिजिकल प्री कंडीशनिंग एट देयर होम बिफोर रिपोर्टिंग टू नीसा। कैंडिडेट में स्टार्ट जॉगिंग, स्ट्रेचिंग एंड अदर एरोबिक एक्सरसाइज टू कीप देयर बॉडी प्री कंडीशनिंग फॉर ट्रेनिंग, ठीक है। वही चीज़ है कि आपको ट्रेनिंग से पहले अपने होम पे थोड़ा जॉगिंग स्ट्रेचिंग वगैरह करते रहना है, ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट पेज पे है मेडिकल सर्टिफिकेट। देखो इसमें क्या है, फर्स्ट में आ जाएगा आई की जगह अपना नाम आ जाएगा। हैव नॉट बीन एक्सपोज टू एन इन्फेक्शियस या कॉन्टेजियस डिसीज़ इन 3 वीक्स प्रायर टू माई ज्वाइनिंग CSF निशा हैदराबाद, ठीक है। कोई क्रोनिक बीमारी आपको नहीं है, वो इसमें सर्टिफाइड आपको करना है। कोई इन्फेक्शियस नहीं है जिससे इन्फेक्शन फैल जाए, वहाँ पर ट्रेनिंग सेंटर में जाए, किसी को आपको इन्फेक्शन है तो दूसरे को इन्फेक्शन हो जाए, ठीक है। वो इस चीज़ के लिए ये अटेस्टेशन है। नेक्स्ट है आई हियर बाई सर्टिफाइड दैट आई वॉज नॉट एंड आई एम नॉट सफरिंग फ्रॉम डिसीज और सस्टेन्ड इंजरी whatsoever in the past which might prevent me from participating in any training activities, games and other events while in CSF Nisha Hyderabad. I also certified that there is no restriction imposed on me by medical authorities at any time forbidding me to participate in any of the training games in CSF Hyderabad. यानी ट्रेनिंग के दौरान मेरे साथ कोई भी ऐसा इन्फेक्शन या कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिससे जो है मुझे ट्रेनिंग के दौरान मना किया जा सके किसी भी एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करने के लिए, ठीक है। वो अंडरटेकिंग इसमें है। सिग्नेचर ऑफ द कैंडिडेट, यहाँ पे सिग्नेचर हो जाएंगे। फिर टू बी कंप्लीटेड बाय ए क्वालिफाइड मेडिकल प्रैक्टिशनर प्रीफर्ड बाय ए गवर्नमेंट मेडिकल ऑफिसर। इसको किसी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में चले जाना, नियरेस्ट में हो या डिस्ट्रिक्ट में हो, कहीं भी वहाँ पे चले जाना, वो सेम अपने डॉक्यूमेंट्स लेके वहाँ पर उसको कन्विंस करना डॉक्टर को। कोई भी MBBS डॉक्टर इसको वेरीफाइड कर देगा, ठीक है। उससे उसके वो अपने तो यहाँ पर अपना वो नाम आई सर्टिफाइड दैट दिस वाज वैक्सीनेटेड ऑन ही सी रिसीव्ड द फॉलोइंग प्रोटेक्शन अगेंस्ट द एंटायर ग्रुप ऑफ डिसीज। आपका नाम, फादर का नाम आ जाएगा, ठीक है। बाद वैक्सीनेटेड हो, यहाँ पे जो है कोई वैक्सीनेशन अगर आपने ली है, लाइक आपने कोरोना की वैक्सीनेशन ली है तो उसका सर्टिफिकेट था, वो तो सर्टिफिकेट की डेट आ जाएगी, या कोई नियर अबाउट, ये एक जस्ट मैं बता रहा हूँ, ये क्या है, एक फॉर्मेलिटीज़ है, ठीक है। तो इसको डॉक्टर डाल भी सकता है और मतलब डलवाना ही है, ठीक है। अगर वो कुछ भी डेट डाल के इसको कर देगा, ये कोई वहाँ वैक्सीनेशन डेट चेक नहीं होगी, ठीक है। तो ये मतलब टोटली उस पर जो डॉक्टर है उस पर डिपेंड करता है, वो डाल देगा। और अगर किसी के पास में जस्ट जो है आपकी वो वैक्सीनेशन का सर्टिफिकेट है तो उसको डलवा दो, तो वेल एंड गुड है। अगर उसके पास है तो वो वैक्सीनेशन की इस पर डेट डल जाएगी बस, ठीक है। और इसमें कोई ऐसा नहीं है कि कोई वैक्सीनेशन आपको लेनी है और वो वैक्सीनेशन कराना है और फिर उस पर डेट डलवानी है, वो कुछ नहीं डलवाना है, ठीक है। तो कोई भी डेट डाल देगा डॉक्टर, उसको मतलब उसको कन्विंस करना है थोड़ा सा बस, और कुछ नहीं है। और 2-3 इसमें यहाँ लिख देगा वो डॉक्टर ही कि जैसे कोई क्रोनिक बीमारी नहीं है, कोई फीवर वगैरह नहीं है या कोई ऐसा एलर्जी नहीं है, वो 2-3 चीज़ें मेंशन करके अपने सिग्नेचर कर देगा, ठीक है। इतना है इसमें, वो डॉक्टर पे डिपेंड करता है, वो मतलब इसको फिलअप कर देगा, ठीक है। थोड़ा सा उसको कन्विंस करना है बस, प्लेस और डेट हो जाएगी यहाँ पे। नोट नेम सन ऑफ आइदर ऑफ द पेरेंट्स, चिकन पॉक्स, थायराइड, हेपेटाइटिस इज मैंडेटरी, इसको तो कुछ नहीं है। अच्छा नेक्स्ट पेज है आपका, ये नेक्स्ट पेज है यार EWS जो स्टूडेंट है, ठीक है। इनके भी मैसेज आ रहे थे, इनके भी मैं क्लियर कर दूँ।
देखो, ये केवल एक अटेस्टेशन फॉर्म है, एक सर्टिफिकेट है जो आपको प्रोड्यूस करना है इसके साथ में लगा। तो अभी ये कैसे बनेगा, इसका प्रोसीजर ये है, आपके पास जो EWS कैंडिडेट है उन्होंने ऑलरेडी पहले बनवा के रखा होगा कंसर्न तहसील से, तो उसी कंसर्न तहसील में आपको जाना है, ठीक है, अपना वो सर्टिफिकेट लेके उसी के बिहाफ पे इसको अटेस्ट किया जाएगा। यानी उसमें एक सीरियल नंबर होगा, उस सीरियल नंबर को वो एक बार क्रॉस चेक करेंगे, उस सीरियल नंबर डालेंगे, आपकी डिटेल्स आ जाएगी, ठीक है भाई सब कुछ सही है, तो उसके बाद में इस फॉर्म को फिलअप करके तहसीलदार जो है के द्वारा इसको भर दिया जाएगा या कोई और दूसरा भर देगा और उसमें तहसीलदार की मोहर लग जाएगी, ठीक है। तो इतना ही है बस, ठीक है, इतना ये आपका फॉर्म भर जाएगा। और नीचे क्या है कि बोल रहा है कि रिसेंटली पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो लगा देना, तो वो सब डिटेल है जो ऊपर उसमें थी, वही सेम डिटेल इसमें है। यहाँ हो जाएगा सिग्नेचर विद सील ऑफ ऑफिस एंड नेम। मैं क्लियर कर दूँ इसमें फिर भी, दिस इज सर्टिफाइड, तो ये आपका नाम आ जाएगा इसमें, उसके बाद में आपका परमानेंट एड्रेस आ जाएगा, पिन कोड आ जाएगा, फिर आ जाएगा फॉर द फाइनेंशियल ईयर, जो आपका जिस डेट मतलब जिस ईयर में वो बना हुआ था वो फाइनेंशियल ईयर आ जाएगी, ठीक है। वो सब चीज़ आने के बाद में फिर सीरीज बिलोंग्स टू इस कास्ट, वो कास्ट वगैरह आ जाएगी, सिग्नेचर मतलब सेम उसी की तरह वो जो डिटेल्स उसमें है ना वो इसमें भरी जाएगी, लेकिन डेट जो है उसकी वो होगी जिस दिन आप इसको टेस्ट करवाने के जा रहे हैं वो डेट डाल देगा, ठीक है। तो ऐसा बनेगा ये EWS कैंडिडेट के लिए, जिसके पास है। हाँ, एक बंदा क्वेश्चन कर रहा था, सर मेरा तो सिलेक्शन उसमें जनरल में हुआ है तो मैं भरूँ या ना भरूँ। आपका सिलेक्शन किसी भी उसमें कैटेगरी में हुआ वो मैटर नहीं करता है। आप अगर EWS कैंडिडेट हैं, उससे बिलोंग करते हैं, तो आपको ये लेके ही जाना पड़ेगा, उसी के लिए है। वो एक सिलेक्शन प्रोसीजर था, लेकिन आपसे जो डिपार्टमेंट मांग रहा है वो आपको फुलफ़िल करके देना ही पड़ेगा, ठीक है, क्लियर कट है। तो भाई ये थे फॉर्म जो आपको फिलअप करने थे, एकदम स्टेप टू स्टेप आपको बता दिया है, अब गलती नहीं करना, ठीक है। जहाँ पर आप डाउट आता है तो उसको जो है मैंने बोला तो मार्क कर लेना और एक बार फिर देख के उसको जो है भर लेना, ठीक है। उसके बाद भी कोई आपकी क्वेरी हो तो मुझे पर्सनली मैसेज कर देना, ठीक है। तो जैसे जैसे मुझे टाइम मिलता है यार, देखो थोड़ा सा क्या है, मैं इलेक्शन ड्यूटी में आया हूँ तो थोड़ा सा टाइम नहीं मिलता, तो जैसे जैसे मुझे टाइम मिलेगा मैं उसको एक्सप्लेन आपको कर दूँगा, ठीक है। तो तब तक के लिए बाय। और हाँ, अपने आप को फिट रखें, अभी कोई भी मैं बता रहा हूँ, एक तो देखो ये चीज़ है कि अभी आपका जैसे ही अब थोड़ा टाइम ये है, अब इन डॉक्यूमेंट्स को कंप्लीट करा लेंगे ना तो थोड़ा सा अपना एकदम फ्रेश रहना, घूमना फिरना मज़े करना, क्योंकि ये टाइम है फिर आपको 1 साल तक कोई टाइम नहीं मिलेगा, 15 दिन का मिड टर्म मिलेगा बस, ठीक है। तो अपना जो है थोड़ा रिश्तेदारी वगैरह में अपने दोस्तों में बड़े से एंजॉय करो, ये टाइम जो है ये बीच का गोल्डन टाइम रहता है, क्योंकि अब टेंशन आपकी ख़त्म हो चुकी है, आपकी जॉब लग गई है, पूरी टेंशन ख़त्म होगी, अच्छा खासा आपको सैलरी अमाउंट मिलेगा, आप फ्री हो, मतलब एकदम फ्री माइंड से आप इंजॉय करो जितना आपको इंजॉय करना है, बस इंजर्ड नहीं होना है। ओके, चलो कंप्लीट करते हैं। थैंक यू, बाय बाय, जय हिंद।